नहीं, तो मेरी बात सुनो, आपको क्या लगता है क्या ऐसा हो गया? एक पेशेंट मैम। है, मैं बताती हूँ। एक जी। पेशेंट है जो पोस्ट मेनोपॉजल है फॉर लास्ट 10 years, मींस शी इज एटलीस्ट 60 एंड अबव, राइट? तो उसको एक स्कैन के ऊपर फाइब्रॉइड पता लगा है, जो कि डीजेनरेटेड चेंजेस उसके अंदर हैं, विच इज डीजेनरेटेड फाइब्रॉइड। व्हाट डू यू रियली थिंक? Is there chance of just 1% of sarcoma in this patient? No. जी। Degenerated fibroid in a postmenopausal, ये तो यंग पेशेंट में 1%, लेस देन 1% sarcoma होता है। जब स्कैन के ऊपर डिजेनरेटेड फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड इन अ मेनोपॉज एज ग्रुप इज नॉट अ यूजुअल थिंग टू फाइंड ना। फाइब्रॉइड की पैथोलॉजी क्या है? फाइब्रॉइड की तो पैथोलॉजी ईस्ट्रोजन रिलेटेड है। बॉडी में जब ईस्ट्रोजन की कमी है मेनोपॉज की वजह से, तो ये फाइब्रॉइड इतना बड़ा है क्यों एक तो, और उसमें डिजेनरेटेड चेंजेस हैं क्यों? शी इज डेफिनेटली हैविंग आइदर अ malignant mass or a sarcoma, more chances of that, जिसके लिए उसको बिफोर प्रोसीडिंग विद द सर्जरी शी शुड हैव डन सीटी एटलीस्ट, या उसको इफ नॉट सीटी, चलो एमआरआई कुछ तो उसको डिटेल डॉपलर कराती, डिटेल कुछ तो malignancy, even everything had come out to be normal, then even then she would have started as if she was treating a malignant patient. She should have taken the biopsies. Not, it's not a simple, it's not a subserosal disease. एक मीनोपॉजल पेशेंट, ये तो पूरी फाइब्रॉइड की पैथोलॉजी है ना। और स्पेशली अगर स्कैन के ऊपर ही डिजेनरेटेड आ गया, स्कैन पे डिजेनरेटेड आ गया, तो इसका मतलब है कि हमें उसमें भी डिजेनरेटेड मिलेगा, क्या उसे कहते हैं, इंट्राऑपरेटिवली भी डीजे। तो हाउ कैन यू रियली डिफरेंशिएट बिटवीन अ डिजेनरेटेड फाइब्रॉइड एंड अ सार्कोमा इंट्राऑपरेटिवली? ठीक है ना, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू थिंग्स लाइक डिजेनरेटेड फाइब्रॉइड और सार्कोमा इंट्राऑपरेटिवली। आइदर यू अरेंज फॉर फ्रोजन सेक्शन ताकि आपको पता चले कि आपने करना क्या, एंड मिनिमल स्पिलेज एटसेट्रा एटसेट्रा, और यू जस्ट टेक हर एज अ malignant केस, कि आप मिनिमल स्पिलेज करके उसकी उसी तरह वॉशिंग भी लोगे, आप उसकी मेंटल बायोप्सी भी लोगे, या आप उसकी हर जगह से बायोप्सीज लोगे, आप उसकी ठीक है, लिम्फ नोड्स का तो इतना नहीं इसमें इतना रोल, लेकिन यू कैन इवन मेंशन कि मैं इंट्राऑपरेटिवली लिम्फ नोड्स को भी पेल्पेट करूंगी, एंड मतलब टिल द टाइम कि आपकी हिस्टोपैथोलॉजी नहीं आ जाती। तो इट इज नॉट सिंपल, एक यानी कि आपने 20 साल के अंदर फाइब्रॉइड और 60 इयर्स के फाइब्रॉइड विद डिजेनरेटेड फाइब्रॉइड में आपने फर्क ही नहीं छोड़ा। इससे तो यही पता चला, तो सारी पैथोलॉजी वहीं पे खत्म होकर रहेगी। तो ये तो एक बड़ा कॉन्शियस हो चाहिए, एक बड़ा ही हिला देने वाली बात है कि 60 इयर्स में फाइब्रॉइड, और वो भी डिजेनरेटेड, ठीक है ना। तो वो वहीं पे ये अलार्म हो जाने वाली बात होती है इसमें। एक्चुअली मैम, मैंने ये चीज़ ना डॉक्टर, मेरा भी पर्सनल ख्याल यही था, मैंने भी उसे यही कहा था कि हम्म, प्री मिनोपॉजल में लियोमायोसार्कोमा का रिस्क 1% है, ठीक तो है। पोस्ट मिनोपॉजल में ज़्यादा हो जाएगा। इवन हम्म, सिटी पे भी सेम फाइंडिंग्स थी। तो आई थिंक कि शी शुड हैव टू गो स्टेजिंग लेप्रोटमी। यस। और लेकिन मैंने जब फाइब्रॉइड तो उसे डॉक्टर करना ही नहीं चाहिए था, उसको तो लेके उस तरीके से जाना चाहिए था। जी डॉक्टर, आप बताएं। मैम, मैंने जब डॉक्टर राशल टीव से ये सर से ये बात डिस्कस की थी, तो उन्होंने कहा था कि एज ए मतलब पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो THBSO जस्टिफाइड है। तो लेकिन ये यस। फाइब्राइड इस तरह नहीं होगा। ये फाइब्राइड हम्म, पहले ज़्यादा होगा तो मे बी इट हैज़ it रिड्यूस्ड must इन have साइज। shrunken. Yes, either it has shrunken or it has changed into some other changes. Sir is very right. देखो, you have to start off with something which is more common. लेकिन आप इस चीज को एग्जामिनर को तो शो कराओ ना कि आपने ये चीज रूल आउट करनी है। सर ने बिल्कुल ठीक कहा है। देखो, सर ने कहा है कि नंबर वन इज दैट yes it is a degenerated fibroid which was actually larger in size initially, but when the patient has had menopause, the fibroid गॉट स्मॉलर। पहला डीडी हो गया। हाउएवर, दूसरा डीडी हमारा हुआ सार्कोमा का। अगर सार्कोमा का हो गया लेकिन हमें हिस्टोपैथोलॉजी नहीं अभी तक अवेलेबल, तो ट्रीट तो हमने इसको फिर सार्कोमा की लाइन में करना है। THBSO तो इन एनी केस करनी है, बट इसकी एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी ना, विच विल इंक्लूड वही प्री ऑपरेटिव असेसमेंट जिसमें सीटी स्कैन सबसे पहले आ गया, और उसके बाद आपने जब इंट्रा ऑपरेटिवली करना है तो लाइक स्टेजिंग लेप्रोटमी विद THNBSO, ठीक है।
बाद में रिपोर्ट सार्कोमा की ना भी आई, डीजेनरेटेड फाइब्रोइड की भी आई, लेकिन आपने मरीज को एक ही दफा में फारिग तो कर दिया, क्योंकि बाद में सार्कोमा की रिपोर्ट भी तो आ सकती है। सो यस, डीडी इज वेरी राइट। अगर एग्जामिनर आपसे कल को कहे कि व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन दिस पेशेंट, नंबर वन विल बी अ डीजेनरेटेड फाइब्रोइड which was larger in size but then it got smaller, number one। number two, sarcoma। तो लाइन पे तो हमने वही लेके जाना है जब तक हिस्टोपैथोलॉजी ना है। टीएचबीएसओ तो दोनों में ही होनी है, लेकिन इसको मैम लेके कैसे जाना है, दैट मैटर्स। यस मैम मेरा भी पर्सनल ख्याल यही था, मैंने भी उसे यही कहा था कि आप ये भी बता सकते थे कि मस्ट हैव को एग्जिस्टेंट मतलब ओवेरियन पैथोलॉजी, कॉज इसका कॉज तो वो तो सीटी एस्ट्रोजन पे आ ही सिक्रेटिंग। जाता। हाँ जी, एस्ट्रोजन का कोई ना कोई कॉज है ना आपने जो नाम उसमें। नहीं लेना, ईस्ट्रोजन सिक्रीटिंग सीए का नाम नहीं लेना। दिस पेशेंट इज नॉट हैविंग ईस्ट्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर। उसके अंदर फिर आपको वजाइनल चेंजेस मिलती, उसके अंदर आपको और बड़ा कुछ मिलता। इट्स अ वेरी वेरी बिग टर्म टू यूज। This patient is not having estrogen, and estrogen releasing tumor does not actually cause formation of a fibroid in a menopausal patient. Another thing is that CT के अंदर आपको कोई ट्यूमर मिल जाता, अगर वो estrogen releasing या कोई cyst या कोई चीज तो मिलती ना, कोई तो कॉम्प्लेक्स मैस मिलता। उसके अलावा ये कि आप, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है estrogen releasing ट्यूमर का नाम बोलना इस पेशेंट में। उसके अलावा ये कि estrogen releasing tumor is the rarest thing that can happen to a patient, even rarer than a sarcoma, so better not to talk about it। इसको, इसमें तो बनता ही नहीं, लेकिन अदरवाइज भी किसी में लगे भी तो डीडी के एंड पे लाना है। बेहतर यही होता है कि पहले कॉमनेस्ट चीजों से शुरू करो। तो दिस पेशेंट जब उसका सीटी भी तक हो गया और उसके अंदर ओवरी के अंदर कुछ नहीं मिला, और उसके अंदर एक फाइब्रॉइड तो नहीं ना ईस्ट्रोजन ने करना था, फिर ईस्ट्रोजन पूरी बॉडी पे कुछ चेंजेस लाती, तो वो इट्स नॉट एन ईस्ट्रोजन, नॉट एट ऑल। वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, ठीक है ना। ओके मैम, सो सॉरी, एक्चुअली मैंने यही कंफर्म करना था। मतलब मुझे यही लग रहा था कि मतलब ऑन द डीजेनरेटिव चेंजेस आ गई हैं, तो मैंने उसे यही कहा था कि हम इसको फर्दर हिस्टोपैथ पे कंफर्म करेंगे, लेकिन वी शुड गो फॉर स्टेजिंग लेप्रोटमी और उसके फिर वेरी सारे गुड। स्टेप्स और जी उसके बिल्कुल बिल्कुल, डीडी में नो डाउट, जैसे सर ने कहा है कि फाइब्रॉइड ही है विच देन गॉट श्रंकन। नंबर टू पे sarcoma, बट एज वी आर कीपिंग आवर सेकंड डीडीसीए वाली, सो हमने इसको उस लाइन पे मैनेज करना है, ऑल्दो दोनों में टीएचपीएसओ ही होती है। मैम हम इसको पहले ओवेरियन, क्योंकि लो लिमिट रीचेबल और हाँ, सिस्टिक वो तो इम्प्रेशन वो था आपकी अब। दोस्त लेके गई थी ना वेरियन में। हाँ जी, हाँ जी, और मैम उसको मतलब उस लिहाज से करके फिर सिटी की फर्दर फाइंडिंग्स, और मैम इसमें फिर एमआरआई और डॉपलर करा सकते हैं या वो तो नहीं? डॉपलर तो आप बोलोगे, क्योंकि अगर इस तरह का मैस है तो आप, जाहिर बात है डॉपलर पे ब्लड फ्लो तो देखोगे ही, वो तो अल्ट्रासाउंड का पार्ट होगा। बट हियर इफ यू हैव डन सीटी, यू डोंट नीड टू गो फॉर एमआरआई, आइदर यू गेट द एमआरआई। बेहतर वैसे इस पेशेंट में था कि इसका एमआरआई होता। मैं तो इस पेशेंट में एमआरआई एडवाइस करूंगी। उसकी वजह यह है कि एमआरआई आपको बहुत डिटेल बता देगा अबाउट द नेचर ऑफ दैट डीजेनरेटेड फाइब्रॉइड विच इज प्रेजेंट देयर। कि अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर उसको sarcoma ही है, तो फिर वो काफी डिटेल्ड उसके इंटरनल सारे, बिकॉज एमआरआई आपको डीप सॉफ्ट टिश्यू इमेजेस दे देता है, सीटी आपको एक सुपरफिशियल सारा दे देता है, तो उसके अंदर आपको कुछ आइडिया ज्यादा हो सकता है एमआरआई में। एंड देन अगेन अगर इसके मेट्स वगैरह हो तो यस, सीटी इज मोर फॉर द ओवेरियन masses एंड एमआरआई इज मोर फॉर द यूट्राइन थिंग्स। एंड लेकिन एक बात और भी है कि अगर ओवरी के भी आप सिस्ट के अंदर का नेचर देखना चाहते हो तो आप एमआरआई जस्टिफाइड है वहां पे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट वेलकम। क्लियर हो गया। मैम एक और प्लीज आज के लेक्चर में कंफर्म जी। कर दीजिएगा कि मतलब मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, लाइक जैसे ओवेरियन ट्यूमर है प्री मेनोपॉजल में, तो हम आरएमआई के अकॉर्डिंगली स्टेजिंग लेप्रोटमी और टीएचबीएस तो मतलब वो प्री मेनोपॉजल डिसाइड में करते हैं। जी नहीं सॉरी, पोस्ट मेनोपॉजल में, सॉरी सॉरी। ठीक है। तो और मैम तो किस जगह हमें स्टेजिंग में जाना होगा, लाइक जैसे वेरियन में तो हम जाते हैं स्टेजिंग लेप्रोटमी में, लेकिन ये डीजेनरेटिव फाइब्राइड था लियोमायोसार्कोमा, तो इसमें तो हमें, इसमें भी आपने स्टेजिंग लेप्रोटमी कहा है ना, हाँ तो हाँ, मतलब इसमें मुझे भी ये। क्लियरेंस करो ना एक तरह से, हाँ जी। कि उसी तरह बायोप्सीज लो, पेरिटोनियल वॉशिंग्स लो, वो सारा कुछ। और मैम और कौन कौन हट गई आवाज, क्या सी कह रहे हो, केसेस क्या। में इस तरह जाना चाहिए ना स्टेजिंग लेप्रोटमी?
मैम नहीं समझ और नहीं किस आपकी बात केसेस सुनती। में मतलब और कौन-कौन से केसेस में हमें स्टेजिंग लेप्रोटमी की तरफ जाना हमारे चाहिए? केस में तो सी एंडोमेट्रियम या मैम अब आ रही? हाइपोप्लेजिया। हेलो? हाँ जी, अब आ रही है आवाज। और किस किस में? सी एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटिपिया एंड सी ओवरी में। बस हमारा तो और कोई ऐसा बनता नहीं जिसमें हम स्टेजिंग की बातें करें ज्यादा। ओके। ठीक है ना? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक है, चलिए हम डॉक्टर मिसबा का मेरा ख्याल है केस स्टार्ट करते हैं। जी डॉक्टर स्टार्ट करूं? जी प्लीज। Okay. My patient Yasmin, wife of Asif, 35-year-old, not formally educated, housewife, resident of Orangi town, married since 11 year, non-consanguineous marriage, and first marriage of both partners. She's para 0+3 with last abortion 7 months back. Her last menstrual period is 8th of June 2021. Admitted via outpatient department of Civil Hospital Karachi with no known comorbid and complain of irregular vaginal bleeding for last 1 year, vaginal discharge from last 6 months, and perception of lower abdominal mass from last 2 months. According to my patient Han, she attained menarche at the age of 13 years, and since then menstrual cycle was regular, last for 5 days after every 30 days. From past 1 year, her cycles become irregular without any set pattern. She bleed after 2 to 4 months spontaneously, and each cycle lasts for 15 to 20 days. She used 2 to 3 homemade and market pad together at a time, which soaked fully, and changed 3 to 4 times per day. Also associated with passage of clots and staining of garment. Bleeding stop itself without taking any treatment. No history of flooding, postcoital bleeding, or intermenstrual bleeding. Due to bleeding, her coital frequency also reduced to 1 to 2 per year, although social life is not affected. Bleeding associated with lethargy, easy fatigability, and difficulty in doing household work, although not associated with any palpitation, chest pain, and shortness of breath. She also complained of pain, started 2 days before menses, and remained till last day with same intensity. Pain defined in constant heaviness, feeling in lower abdomen, and radiate to back. No aggravating or relieving factors. Pain relief after taking painkillers. Painkillers. According to patient, she also have copious amount of vaginal discharge for which she used 2 pads per day. Discharge was non-foul smelling, non-itchy, transparent, or sometimes yellow in color, not associated with blood or mucoid discharge, not related to menstrual cycle. Although pap smear or HVS never taken, couple having a monogamous relationship and husband does not have any complaint of urethral discharge or ulcer over the genital area. Discharge not associated with fever, night sweat, chronic cough, personal or contact history of tuberculosis. She also complained of a perception of a lower abdominal mass from last 2 months, gradually increase in size up to tennis ball size, associated with increased frequency of urine, but associated with urgency, nocturia, dysuria, retention of urine or blood in urine, and there was no bowel complication present. Patient had complained of no perception of mass coming out of vagina, never taken any treatment for her complaint except a painkiller. Patient also complained of undocumented weight loss, nausea, early starty, no history of yellow discoloration, constant headache or joint pain, no personal or family history of bleeding disorder, no history of acne, hirsutism, deepening of voice, clitoromegaly, heat or cold intolerance. Patient has no history of smoking, diabetes mellitus, hypertension, or use of any contraception. No family and personal history of breast, ovarian, uterine, or colon cancer. She had uh, colon cancer, and she had ultrasound pelvis and blood investigation done 3 months back for this complaint. According to her, she was told that there was some uterine pathology and was referred for MRI pelvis, which shows same pathology. Although exact diagnosis is not known to her, and plan of management not been discussed and with her regarding her fertility and future follow-up. She was admitted today for hysterectomy and was told about blood deficiency, and investigation has been done after admission, and but reports are awaited. Um, uh,
menstrual history has already been discussed. Our subfertility history is both partners has never been evaluated properly for their subfertility problem, and female partner has been given ovulation induction multiple times, although no pre or post induction investigation has been done. Um, in view of her ops history, she is para 0 plus 3. According to her, she conceived spontaneously. He 6 years back and aborted it after 4 months, incomplete miscarriage. At that time, pregnancy test was done with no ultrasound, followed by no confirmatory ultrasound. Although her case was managed by diagnostic DNC, and histopathology was not sent. Second miscarriage was 7 month back, and according to patient, she never did a pregnancy test, but ultrasound sound shows retained product of conception, and she is managed by DNC and was told that she was pregnant with twin pregnancy. Um, Previous medical history has been discussed. There is no history of previous surgical history or any history of blood transfusion, and she lives poor socioeconomic life. On examination, an adult female with the BMI of 20 kg per meter square, pale looking, hing with muscle wasting positive. If lying comfortably on bed, well orientated time, place and person, and with a BP of 110 by 70, pulse of 94 beats per minute, at respiratory rate of 60, in breast per minute, and afebrile. She is pale, and whereas no jaundice clubbing, colonical lymphadenopathy, edema or dehydration has been noted, and thyroid was not enlarged, and lymph node was not palpable, and JBP was not raised, and on our breast examination, and bilaterally breasts are symmetrical with no palpable mass, and chest examination is normal vesicular breathing with no added sounds. CVS examination S1 and S2 was audible with no added murmur. In local examination, on inspection, and abdomen is flat, moving equally with respiration, and no scar marks or visible pulsation seen. Licus is centrally placed on palpation, and abdomen is non-tender, and a mass of about 14 week size, arising from the lower abdomen, and lower limit is not reachable. The mass was firm, well-defined margin, smooth surface, mobile from side to side, not adhered to underlying skin, and no temperature change of overlying skin, and inguinal lymph nodes were not palpable. On percussion dull all over the abdomen, and uh, pelvic examination, on inspection, vulva was looking normal, hell, with no stress incontinence demonstrable, with the normal hair distribution, and which are shaped area, no blood mucous discharge seen. On per speculum examination, vagina was normal looking, and cervix was taken up with the vagina, with no visible growth seen, and no blood mucous discharge seen at the time of examination. On bimanual examination, uterus was not separately fell from the mass, and 14-week mass size of mass, same as abdominal, and pornices are clear. ठीक है, चलो गुड। अब बोलते तो अच्छा, स्पीच आपकी बड़ी अच्छी थी मिस्बा, बट हिस्ट्री भी अच्छी थी ओवरऑल, लेकिन इसमें ब्लंडर्स थे बड़े सारे ब्लंडर्स, और अगर वो ऐसे वैसे ब्लंडर्स थे कि उसको अगर पकड़ ले कोई एग्जामिनर ना, तो हिस्ट्री से आगे ना जाए। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, आपका जो केस है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बट यू हैव टू बी फोकस्ड। आपने पूरी गायनी कवर नहीं करनी है अपनी हिस्ट्री में। आर यू लाइक रियली गोइंग टू मेंशन इन ईच एंड एवरी पेशेंट दैट देयर वाज nothing coming out of vagina, या she does not have any complaint of coming out? तो इसका इससे क्या ताल्लुक? Then there were so many other things irrelevant। आप एक भी बात करोगे तो बात तो वहीं खत्म। irrelevant बात करने पे तो 1% माफी क्या वहीं पे, मतलब it means that you just don't know कि आपका मरीज है क्या।
Then why are you talking about things like dehydration on examination? Did your So, patient really present with vomiting or no. diarrhea? What is the point of even mentioning dehydration on examination? Okay. मसल वेस्टिंग, व्हाट डज दैट मीन? आपको क्या आती है मसल वेस्ट? आप क्या यहाँ पे कोई वो जो कौन से रिमेटोलॉजिस्ट हम हैं या हम पता नहीं क्या है, कि हमें क्या पता कि किस तरह की मेजरमेंट मसल वेस्टिंग मस्ट बी डॉक्टर वो वेरी कैकेक्सिक साइंटिफिक लुक था टर्म। उसका कि मतलब बिल्कुल बोन्स जो हाथ यू हैव बिल्कुल सिर्फ हाथ मेंशन्ड पे। बीएमआई। हमने हम्म। बात करनी है बीएमआई की, ठीक है। किसकी कैसी लुक है, वी डोंट नीड टू केयर अबाउट दैट, हमें बीएमआई ओके। की फिक्र है। जिसकी जैसी लुक है, इफ यू रियली थिंक दैट शी नीड्स टू गो टू अ फिजिशियन और एनीबॉडी फॉर दिस, देन वी विल सेंड हर देयर, बट वी विल सही। नॉट स्टार्ट डूइंग वर्क ऑफ अ फिजिशियन जो सही। हमें नहीं आता। क्या आपने सही। मेजरिंग टेप लेके मसल वेस्टिंग मेजर की? मतलब आपको एग्जैक्टली पता था कि उसकी अपर लिम्ब की कौन सी मसल कहाँ से मसल वेस्टिंग, मतलब आई डोंट नो, दीज मस्ट बी वेरी साइंटिफिक टर्म्स। आप वहाँ Right. एग्जामिनर्स के सामने एग्जामिन कर रहे होगे एंड ऑब्वियसली वो कहेंगे कि मतलब आप एक हवाओं में बात। देन percussion note was dull all over the abdomen, that shows that the abdomen is full of fluid, मतलब एक्सेट्रा Sorry. एक्सेट्रा। Sorry. आपकी पूरी Resonant. हिस्ट्री, Resonant. 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 आपकी Sorry. पूरी हिस्ट्री भी इसमें भरी हुई थी मिस्टर, सॉरी Sorry. बट यू रियली, Resonant. नहीं चलो वो भी एक हाँ। बड़ा ब्लंडर हो गया, वो हाँ। माफी होगी, चलो आपने कह दिया रेजोनेंट कहना था, हाँ। ओके। बट देयर वर many things which showed that you have no idea how to stay focused on the patient। अगर आपका मरीज विजाइनल ब्लीडिंग और मैस का है विद रिकरेंट अबॉर्शंस, तो आपने इन तीन चीजों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके चलना है। ये कोई गायनी की किताब नहीं चल रही है कि पहला पैराग्राफ ब्लीडिंग का होगा, दूसरा पैराग्राफ डिस्चार्ज का होगा, तीसरा पैराग्राफ में 2 लाइनें सिर्फ रिकरेंट अबॉर्शन की होंगी। पेशेंट का जो मसला है वो ये है कि शी इज मैरिड फॉर 11 ईयर एंड शी डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, दैट इज इट। आपकी पूरी हिस्ट्री में अजीबो गरीब, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ mass coming out of vagina, there is no history regarding subfertility, the couple has never been checked for any investigations। भाई उसका last abortion 7 months back है, why are you talking about मतलब why, how can you use the term of subfertility in this patient? She is instead a case of recurrent abortions। She is a case who is married for 11 years, जो अपने मुंह से 35 years कह रही है, वो 40 के करीब ही होगी। And now she is here with no child and she is married for 11 years। तो आपकी पूरी हिस्ट्री में ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि इर्द गिर्द की पूरी गायनी की किताब थी, जिसको सुन के बंदा इधर उधर हो जाता है। हालांकि आपकी वजाइनल ब्लीडिंग की हिस्ट्री वाज एक्सीलेंट, वजाइनल डिस्चार्ज की हिस्ट्री वाज एक्सीलेंट, आपकी मतलब रिकरेंट अबॉर्शन यू डिड नॉट मेंशन मच, हालांकि वो उस मरीज की मिजरी ही ये है। हाउएवर आपने वो नहीं किया। देन जब जहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट बात है, बिकॉज इज अ केस ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन, आई रियली वांटेड टू हियर अगेन अबाउट द मेडिकल हिस्ट्री, आई रियली वांटेड टू हियर उसका कोई सर्जिकली उसका कुछ हुआ है या क्या, मतलब वहां पर जाके आपने कह दिया इट हैज ऑलरेडी बीन टोल्ड, मतलब यू मीन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, व्हिच रियली शोड क्या इट डजंट रियली मैटर कि शी इज क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली अगर वो पैराग्राफ्स उठाए, सॉरी एक वो जो पैराग्राफ्स उठाए जिसमें आपने अलग से वजाइनल ब्लीडिंग की हिस्ट्री दी, इट वाज कंप्लीट, यू मेंशनड ऑल द डीडी पॉसिबल थिंग्स, आपने यू मेंशनड वेरी ब्यूटीफुली द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग पेशेंट वाज हैविंग and also the possible causes and the effect which is anemia, जिसकी quality of life पे आ रहा है। लेकिन even then despite these beautiful points and the vaginal discharge जिस तरह आपने excellent cover किया है, आप इस history examination में पास नहीं हो सकते, क्योंकि बेशक आपका बड़ा क्लियर हमें पता लगा कि आप वजाइनल ब्लीडिंग वाले मरीज को बगैर किसी चीज के भी बता सकते हो कि उसको किस वजह से ब्लीडिंग है। आप डिस्चार्ज वाले मरीज को हिस्ट्री से भी डीडी बता सकते हो, विच इज अ ब्यूटीफुल थिंग, ये दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, विच इज रियली गुड। हाउएवर इस मरीज को कैसे फोकस लेके चलना है, आपकी ये डिफिशियंसी, आपने उसके ऊपर काम करना है। आपने सबसे पहले देखना है कि मरीज, मैं तो सुनना चाहती थी कि आप शायद हिस्ट्री स्टार्ट करोगे उसकी रिकरेंट अबॉर्शन से, यू विल स्टार्ट योर हिस्ट्री विद द वेरी फर्स्ट कंसेप्शन कि वो क्या थी, अबॉर्शन की हुई, फिर क्या मैस उस वक्त से चला आ रहा है उसका, क्या उसके बाद उसने कोई इन्वेस्टिगेट कराया, क्या इसके अंदर कुछ एपीएलएस का बीच में डाल सकते थे, उसके बाद नाउ फॉर द लास्ट इतने मंथ शी इज हैविंग वजाइनल ब्लीडिंग
and then the beautiful vaginal bleeding history that you gave to us, which was complete. Or if you really think that the vaginal discharge is relevant, then that's fine, वरना extra चीजें इसमें ऐड ना करो. And एक्चुअली the मैंने last, फर्टिलिटी की हिस्ट्री ली थी स्टार्ट में, मैंने क्यों? शुरू यही किया था कि अनेबल टू Why फर्टाइल थी, तो she is पेशेंट not ने able to conceive? कंसीव, Because last तो person पेशेंट ने 7 कहा months. कि मुझे जो है, मैंने शादी के 3 साल बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था. मैंने फिर उससे डिटेल लिया कि ट्रीटमेंट स्टार्ट कैसे किया था, तो शी सेड कि मैं जस्ट लोकल डॉक्टर के पास गई थी. मेरा कोई हस्बैंड की भी मैंने हिस्ट्री पूरी ली थी, लेकिन मैंने इसलिए मेंशन नहीं की क्योंकि उसने कहा कि 6 साल पहले मैंने सारा ट्रीटमेंट छोड़ दिया था, क्योंकि फिर मेरा फर्टिलिटी डिजायर नहीं था. उसके बाद जो दोनों प्रेगनेंसीज हुई हैं वो मेरी स्पॉन्टेनियस हुई, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा पीटी पॉजिटिव था. सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने वो पीटी नहीं कराया था. जस्ट मुझे जब 2 महीने बाद हैवी मेंसेस स्टार्ट हुए, आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ एमेनोरिया, तो मैं हॉस्पिटल गई, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया. उन्होंने कहा कि आरपीओसीज है, हमें डीएनसी कर दी गई. और वो दोनों का कोई सैंपल नहीं भेजा गया था. दोनों का मैंने सैंपल पूछा, तो इसलिए फिर दोनों मैंने, मतलब क्या? मतलब पहली मिसकैरेज का भी सैंपल नहीं भेजा गया था, सेकंड अच्छा, मिसकैरेज का भी कोई देखो सैंपल मेरी नहीं बात भेजा. सुनो. She is not a case of subfertility. She is हम्म. para 0+3 and last abortion was 7 months back. तो सेकेंडरी आप सफर. हिस्ट्री नहीं, सेकेंडरी सबफर्टिलिटी भी, सेकेंडरी सबफर्टिलिटी की क्या डेफिनेशन है बताओ, और प्राइमरी सबफर्टिलिटी की क्या डेफिनेशन है? Primary subfertility to unable to conceive after 2 years of marriage of regular vaginal intercourse, ठीक है, unprotected vaginal अनप्रोटेक्टेड. ठीक है. intercourse, and secondary subfertility, they have been conceived but not ended up in a live birth or सिंस व्हाट? सिंस लास्ट कंसेप्शन. कब since से? last. नहीं, कब से लास्ट कंसेप्शन हो तो आप उसे सेकेंडरी, क्या उसे 1 महीने के बाद से सेकेंडरी सबफर्टिलिटी लेबल कर देंगे? नहीं, 4 महीने के बाद से कर देंगे? नहीं, ये नहीं एक पता. पेशेंट है, उसका 4 महीने का बच्चा है जो कि लैक्टेशन नहीं करा रही, तो इज हम्म. शी अ केस ऑफ सेकेंडरी सबफर्टिलिटी? एक पेशेंट है, उसका No, 7 महीने का बच्चा है, no. शी इज हैविंग अ बेबी 7 months of age. Is she labeled as a case of secondary subfertility? No, Are you sure? no, No. no, no, no. Secondary subfertility में कहते हैं जो RCOG वगैरह, that they say that secondary subfertility में आप 1 साल ऐड कर देते हो. सही. Like if you start investigating a couple after 1 year of marriage in primary subfertility, 1 साल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद अगर आप 1 year के बाद कपल को इन्वेस्टिगेशन एडवाइस कर देते हो, तो सेकेंडरी सबफर्टिलिटी में आप इसको 1 year और बढ़ा दो. ठीक है. तो व्हाट डू यू थिंक? शी कंसीव्ड लास्ट, उसकी कंसेप्शन 7 months बैक है, 7 month और back थी. आपने स्टार्ट ही हिस्ट्री सबफर्टिलिटी से कर दी. समझ सही. नहीं आया? ठीक. ठीक है ना? सही, तो सही, ये तो सही. अजीब सा हो गया. इंस्टेड शी इज पैरा 0+3, आप उससे करते हैं और उसके साथ उसके मैथ्स को रिलेट करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी ऑब्वियस केस ऑफ फाइब्रोइड. एग्जामिनेशन ना भी बोलो, देखो जो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है ना, वो आपके डायग्नोसिस को बताएं. मतलब आप उन 3 या 2 कंप्लेंट्स को साइड पे कर दो और अपना डायग्नोसिस रख दो. हमारी जो गायनी की फील्ड है ना, वो ऐसे ही है. आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हैज टू बी दैट ब्यूटीफुल कि आपका डायग्नोसिस आपके सामने आ जाए. आपका बायोडेटा और आपका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वाज रियली गुड, डायग्नोसिस समझ आ गया था, तो उस डायग्नोसिस के डॉक्टर, मुताबिक वजाइनल चलते हैं. डिस्चार्ज फाइब्रॉइड में कहाँ पे जस्टिफाई करेंगे? मुझे तो आपकी डिस्चार्ज वाली चीज की समझ ही नहीं आई ना, कि आपने बीच में वजाइनल डिस्चार्ज फॉर 6 months जो आपने बीच में डाला है, उसकी तो डिस्कशन नहीं हो रही. वो तो आई डोंट नो कि वो वी नीड टू लुक इनटू दिस थिंग अगेन, कि उसको वो जो डिस्चार्ज था वो कितना, क्या सिग्निफिकेंट था, उसकी क्या सिग्निफिकेंस बनती है. लेकिन चल, ऑब्वियसली वजाइनल डिस्चार्ज इज नथिंग टू डू विद द फाइब्रोइड, बट ब्लीडिंग, रिकरेंट अबॉर्शन, मास, यस. मसला आपके साथ ये है कि यू आर वेरी गुड एक्चुअली. आपने अलग अलग सेगमेंट्स प्रिपेयर किए. आपने जो तैयारी कर रहे हो ना, आप कर रहे हो, लाइक यू आर वेरी गुड इन टेलिंग योर बायोडाटा, यू आर वेरी गुड इन मेकिंग योर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, यू आर वेरी गुड इंडिविजुअली in explaining the presenting complaints, बट आप क्लिनिकली आपका थोड़ा सा इसको कोरिलेट करने में मसला आ रहा है. यू नीड टू स्टडी इन अ ग्रुप. आपकी अभी से, बिकॉज अभी तो शुक्र है काफी महीने हैं इंशाल्लाह, आप अगर अभी से आप इतने अच्छे हो रिगार्डिंग और हिस्ट्री के, आपको पॉइंट्स तो रट चुके हैं ना कि ब्लीडिंग के क्या पॉइंट है, डिस्चार्ज के क्या. अब आपने सिर्फ इसको इंटरनेट करना है. ये आप सिर्फ कर सकते हो एक ग्रुप स्टडी में, 2 लोग भी नहीं तो 5 6 7 लोगों का ग्रुप हो जिसमें डिस्कशन हुआ करे. सही. उस ग्रुप में
अभी से बेशक नहीं भी तो आखिरी 1 महीना तो आप अगर इस, ताकि आप यू कीप ऑन डिस्कसिंग मोर केसेस, मोर पेशेंट्स, आपको रिलेट करनी है चीजें, आप यू नीड टू रिलेट डिफरेंट सिम्टम्स विद डिफरेंट डायग्नोसिस। उससे ये होगा कि आप फिर अब बात ये कि आपकी इतनी अच्छी थी कि मैं बता, आई कुडंट इवन फाइंड आउट अ सिंगल थिंग इन द वजाइनल ब्लीडिंग। डिस्चार्ज वाली चीज चलो ठीक है, लेकिन आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा था, एंड द मैथ्स एंड एवरीथिंग, बट आप उसको इस मरीज के साथ रिलेट नहीं कर सके तो किताबी बातें वहाँ एक्चुअली जब कोई मैंने सुनने हिस्ट्री लेना स्टार्ट किया था ये तीनों के साथ, तो मेरे दिमाग में यही था कि हो सकता है कि इसको पोस्ट जो अबॉर्शन है वो एसेप्टिक कंडीशन में ना हुआ, तो हो सकता है पीआईडी के साथ पेशेंट मेरे पास प्रेजेंट की है, गुड। या फिर जो है वही आपकी बात देखो की मेरी बात फाइब्रॉइड ना सुनो, हो, मेरी बात सुनो। फाइब्रॉइड जो अभी कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट कर रहा है, या फिर कोई जैसे उसने वेट लॉस की मुझे हिस्ट्री दे दी थी कि मुझे वेट लॉस हुआ है, ऑल्थो डॉक्यूमेंटेड नहीं है लेकिन वेट लॉस है, एनोरेक्सिया है, आई एम अनएबल टू इनटेक, तो वो मेरा ज्यादातर उसकी तरफ ट्यूबरक्लोसिस और मैलिग्नेंसी की तरफ जा रहा था। तो इस वजह से ठीक है, इतने अब पॉइंट्स मेरी मेरे एक और दिमाग में बात उस सुनो। वक्त घूम रहे थे कि आपने मैंने 4 तभी बातें पूछ लिए। बोली जो आपके दिमाग में घूम रही थी, मैं बताती हूँ। आपके दिमाग में घुमा सेप्सिस पोस्ट अबॉर्शन, एक मरीज जिसकी डीएनसी हो गई 7 मंथ्स बाद, 7 महीने बाद आप उस मरीज को देख रहे हो विद द मास लोअर एब्डोमेन एंड यू थिंक दैट शी मे बी हैविंग सेप्सिस। ऐसा मरीज जो के 7 महीने से सेप्सिस में रहा हो या जिसका एब्सेस बन गया अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल यू फाइंड इन एग्जामिनेशन? डिस्चार्ज बस ही इवन डिस्चार्ज। इन हिस्ट्री सेप्सिस देखो जो होता है ना, उसके अंदर फीवर, चलो मैंने इसीलिए फीवर होगा कि नहीं एग्जामिनेशन का खत्म ना हो कुछ गया, समझ में नहीं आ रहा था। उसकी टेंडरनेस, उसकी तो टेंडर नहीं पेन, था। उसकी तो कंप्लेंट ही और होती है यार। हम्म। वो तो मरीज ही और होता है, वो तो हम्म। दूर बिस्तर पे बैठा होता है, आप जब वार्ड में एंटर होते हो आप दूर से बता सकते हो कि वो सेप्सिस का पेशेंट है। हम्म। वो तो पेन या उस केस में आप अगर डिहाइड्रेशन का जिक्र करो तो ठीक है, क्योंकि वो तो पेन, फीवर, वॉमिटिंग, टेंडरनेस उसके साथ गुजारा होता है उसने इतना टाइम। और हम्म। इवन अगर कोई क्रॉनिक भी होके आए, एब्सेस वाला भी, तो उस मरीज की अपनी ही एक हिस्ट्री होती है। सो पोस्ट अबॉर्शन डीएनसी 7 मंथ्स बैक, यू कैन नॉट टेक अ वर्ड ऑफ सेप्सिस इन दिस, नंबर 1। ओके। ओके। दूसरा आपने टर्म यूज की कॉम्प्लिकेटेड फाइब्रॉइड। व्हाट डू यू मीन कॉम्प्लिकेटेड फाइब्रॉइड? क्या होते हैं कॉम्प्लिकेशन फाइब्रॉइड्स की? या टॉर्जन होगी, और क्या होगी इसमें? या इसमें तो खैर फाइब्रॉइड की तो हेमरेज होती नहीं है, या डीजनरेशन होगी। डीजनरेशन। तो व्हाट डू यू थिंक अ पेशेंट विद अ कॉम्प्लिकेटेड फाइब्रॉइड कैन प्रेजेंट विद? पेन, उसकी तो पसीने छूटे। रात को मरीज आया होता है टॉर्जन और फाइब्रॉइड के साथ, व्हाट डू यू थिंक, कैन वी टेक द सर्जरी टिल नहीं, इन द मॉर्निंग? डीजनरेटिव फाइब्रॉइड के साथ क्या अगर हम कोई क्या सर्विकल। मॉर्निंग डीजेनरेटेड फाइब्रॉइड के साथ मरीज रात को आया है तो आपको क्या लगता है कि हम सुबह के 10 बजे तक उसकी सर्जरी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? वो तो पेशेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड फाइब्रॉइड का तो मतलब ही कुछ और है। एंड देन व्हाट डू यू फाइंड इन एग्जामिनेशन? यू डोंट फाइंड अ फॉर्म मैस। आपने इतना हम्म। खूबसूरत एग्जामिनेशन बताया मुझे कि मुझे यूट्रस उसका लगा बिल्कुल मैं अलग अपने से फील हो सामने, रहा था। then how can you even think of saying this word complicated नहीं, fibroid? नहीं, वो मैंने हिस्ट्री की ये जब वो कैसी हिस्ट्री बातें पे ही कर है, रहे हो? नहीं नहीं वो हिस्ट्री पे When ही you था कि said हिस्ट्री पे ही weight जब loss and anorexia, no एग्जामिनेशन में सब relation. कुछ चेंज हो गया था। You are saying that weight loss is not weight loss उसके अंदर था, लेकिन document each and every term इस बार आप जो बोल रहे हो ना, that has to be have a scientific evidence. हमको यहाँ पे मतलब आप एग्जाम में जब जाओगे तो you'll be talking to the examiner. वहाँ पे आप एक माशाल्लाह you will be like about to be a consultant and you'll be talking to somebody who's already such a senior consultant in China. हम्म। तो अब आप जो दो लोग बात कर रहे हो, आप कोई वो बात नहीं कर रहे हो कि जो मार्केट में कर कोई दो खवातीन खड़ी हैं वो बात कर रही हम्म। है। हर टर्म जो आप बोलोगे इट हैज टू बी हैव साइंटिफिक एविडेंस, इट हैज ओके। टू हैव साइंटिफिक बैकग्राउंड। आप एक ओके। टर्म बोलोगे, उन्होंने उस टर्म उस एक वर्ड को पकड़ के ना आपका वाइवा पास नहीं होने देना। सही। मैं बता रही, you said there was a history of weight loss which I think was significant but it was not documented. ये तो ऐसे जैसे दो मार्केट में खवातीन खड़े होकर बात कर रही। नो, इट कैन लाइक दिस। या तो आप कहो कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट देयर इज मोर देन 50% वेट लॉस, क्योंकि आपने हिस्ट्री में उससे पूछा है कि जो ओके। कपड़े को पहनती है क्या वो आधे से ज्यादा खुले हो गए उसे? वो मरीज कहेगी नहीं, तो खुले कपड़ों में के साइज में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। या वो कहेगी कि हाँ जी उसमें तो मैं बिल्कुल ही आधे से ज्यादा खुले होके रह गए मेरे कपड़े।
which then you can say that there is history, which I think is that more than 50% weight loss. आप जब 50% का term use करोगे वही examiner को समझ आ जाएगा what exactly do, or लूजनिंग you ऑफ can say क्लोथ्स उसने कहा था मुझे, 10%. लेकिन Did ठीक, मतलब वो आप उससे परसेंट सही, एग्जैक्ट पूछोगे ना ठीक है, कि ताकि आपको सही, अंदाजा हो कि इज इट सिग्निफिकेंट और नॉट, बिकॉज एट सही, टाइम्स पेशेंट्स डू टॉक लाइक दिस कि लूजनिंग है नहीं है ओके, एटसेट्रा. सो ये जो चार टर्म्स आपने यूज की, सेप्सिस, कॉम्प्लिकेटेड फाइब्रॉइड, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, इन चारों वर्ड्स ने मुझे हिला दिया. यू सीम टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट. मैंने आप जैसी बहुत बच्चियां देखी हैं जिन्होंने, क्योंकि आपकी हिस्ट्री से पता लग गया कि आपने कितनी ज्यादा मेहनत की है. फ्रैंकली अभी तो खैर काफी टाइम है इंशाल्लाह एग्जाम में, इस लेवल पे इतनी अच्छी वजाइनल ब्लीडिंग, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं तो वजाइनल ब्लीडिंग की हिस्ट्री और के पॉइंट्स ही पूरे कराती रह जाऊंगी, मुझे उसमें से कुछ मिला ही नहीं, बल्कि आपने शायद मेरे से ज्यादा अच्छी बातें कर दी. एंड आई एम ग्लैड कि रिकॉर्डिंग में आ गया क्योंकि वो कंप्लीट है. वजाइनल डिस्चार्ज की वेरी ब्यूटीफुल बात, वो सब आपने बहुत अच्छा कर दिया, बट पास नहीं होने वाला काम. उसमें आपने इतनी बोंगियां मारी है जो कि नहीं, मतलब यू डोंट नीड टू टॉक अबाउट जेवीपी, डिहाइड्रेशन, मसल वेस्टिंग. एक्चुअली पेशेंट ने एनीमिया के साइन सिम्टम्स बताए थे, तो इस वजह से मैंने फिर वो चेक कर लिया था. तो फिर मुझे पूरा सीरियस का एग्जामिनेशन फिर आप करो कि अगर उसका यू थिंक दैट शी इज पेल एंड यस शी इज पेल, ओके शी फाइन, वॉज शी इज पेल, हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. क्लिनिकली मुझे लग रहा था कि 7-8 तक की तो होगी वो. तो इट मीन्स कि उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या उसका हार्ट कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हुआ है, तो फिर ठीक है, उसका जेवीपी वगैरह भी मेजर करो, फिर ठीक आप है, उसका सही, डिटेल कार्डियक एग्जामिनेशन भी करो. फिर सही, आई होप यू हैड डन हर सीरियस प्रॉपर एग्जामिनेशन इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग S1 S2. उसका फिर आपको तो वो फिर पूरा करना चाहिए था. उसके बाद फिर सही. आपने मतलब ये सारी चीजें, वही मैंने कहा है कि हर चीज जो वहां बोलोगे ना, इट हैज टू हैव अ साइंटिफिक बैकग्राउंड. वो एक अच्छा साइंटिफिक डॉक्टर रूबा, एक बैकग्राउंड. और चीज पूछनी थी. इसमें यूट्रस, तो मुझे कोई एंटीवर्टेड या रेट्रोवर्टेड हम कब तक जो है वो किस वीक्स एक्चुअली तक देयर बता इज सकते हैं नो, आई टोटली कि अंडरस्टैंड एंटीवर्टेड कब है और रिट्रोवर्टेड कब है. एक्चुअली देयर इज नो रिकमेंडेड जेस्टेशनल एज जिस पे आप बताओ, बट यस 14 वीक्स पे इट्स रियली नॉट पॉसिबल, और अगर आप मेंशन भी कर दो कुछ लोगों को पता भी लग जाता है, बट एट 14 वीक्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंशन कि वो क्या है. लेकिन ये है कि अंदाजन रख लो 12 वीक्स तक आप बता सकते हो, जब तक ओके. यूट्रस पेल्विस के अंदर है. तो ये कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं. तो बिकॉज देयर इज नो सच डिमार्केशन इन दिस. ठीक है. सो गुड. अब आपने अब इस चीज पे काम शुरू कर दो कि आपने हर मरीज के अंदर उससे रिलेटेड चीजें बोलनी है और उससे ही फोकस चीजें, क्योंकि इंशाल्लाह अगर इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे तो यू तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन में अगर एक बंदा इम्प्रेस कर दे तो और क्या चाहिए. अच्छा, चलो मैंने इसके जो डिफरेंशियल उसके बाद बनाए थे, तो मैंने तो फिर इन तीनों चीजों को ही रखा था. तो मैंने मेलिग्नेंसी बनाया था, फर्स्ट तो मेलिग्नेंसी ऑफ यूट्राइन और सर्वाइकल विद, मैलिग्नेंसी बनाया था. क्योंकि वेट लॉस की उसने कंप्लेन की थी, तो इस वजह से मेरा दिमाग में ज्यादातर उसकी तरफ गया फिर. फिर थायराइड की सारे सिम्टम. देखो मेरी बात सुनो, शी इज ओनली 35. एक पेशेंट अगर 35 ईयर्स की है ना, तो फिर आप उसके अंदर कैसे मेलिग्नेंसी और उन चीजों की तरफ जा सकते हो. यू हैव टू स्टार्ट ऑफ विद द कॉमनेस्ट थिंग. ठीक है, जो ठीक है, सबसे कॉमन चीज है उससे शुरू करो. वो अच्छी सही. भली बैठी है. हाउ कैन यू से कि सर्वाइकल मेलिग्नेंसी, आपने उसका एग्जामिनेशन किया, आपने तो मुझे बड़ा प्यारा सा सर्विक्स बताया था कि ना उसके अंदर कोई सर्विक्स पे लीजन है. कुछ में ही नहीं था, लेकिन तो यूट्रस जब सर्विक्स एनलार्ज में था. कुछ मिला ही नहीं, तो फिर आप हम्म. सर्वाइकल मेलिग्नेंसी क्या, मेलिग्नेंसी, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, इतनी बड़ी टर्म कैसे यूज कर लोगे मेलिग्नेंसी की. ठीक है, इसका मतलब तो ये है कि आप हर चीज ही बदल के रख दोगे. डीडी का मतलब ये है कि आपने उस लाइन पे लेके चलना है पेशेंट को. ठीक है, मतलब सही. आपको ऊपर 14 वीक साइज नहीं, मैं नॉट है और फाइब्रॉइड नीचे से फाइब आप कह रही हो सर्वाइकल हम्म, मेलिग्नेंसी. नहीं, एंडोमेट्रियल यूट्राइन मेलिग्नेंसी ऑफ एंडोमेट्रियल मेलिग्नेंसी, और थर्टी सेकंड फाइव इज, ईयर्स ऑफ एज में किसको सर्वाइव यूट्राइन मेलिग्नेंसी होती है, मुझे ये बता दो. डॉक्टर यही देखा था आके फिर दोबारा कि रेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ आई थी, वेजाइनल डिस्चार्ज था, तो परसेप्शन ऑफ क्या व्हाट डू एब्डोमिनल यू से मास था. एट द एज ऑफ 35 शुड वी डू ऑल्सो डायग्नोस्टिक ऑल्सो रेयर है एंडोमेट्रियल. 35 एक मिनट ईयर्स मेरे में. सवाल का जवाब दो. नहीं, 35 ईयर्स ऑफ एज में डायग्नोस्टिक डीएनसी या बायोप्सी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी विद एवरी पेशेंट हैविंग इरेगुलर ब्लीडिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. विद बिलो Every 45. patient at the age of 35. Your नहीं, patient नहीं is होनी चाहिए. 35 years of age. नो.
अच्छा, इसके अंदर तो आपने नंबर 1 पे सी एंडोमेट्रियम बोल दिया, तो इसमें तो फिर आप सबसे पहले एंडोमेट्रियल सैंपलिंग ही करोगे। वजह यस। गलत हो गया ना। तो हम्म इस तरह के काम नहीं करने, ये सारे जो है ना आपने एक अच्छी बात है कि थ्योरेटिकल काम आपने किया हुआ है, आपको हिस्ट्री के पॉइंट्स आते हैं अलग अलग, लेकिन हम्म आपको बिल्कुल किसी डीडी का यार फाइनल का 14 वीक साइज इतना खूबसूरत सा मैथ जो आपने इतना अच्छा बता दिया, और नीचे से आप इसी सी बातें कर रहे हो कि सी एंडोमेट्रियम का क्या इतना मोबाइल राउंडेड फर्म नॉन टेंडर मैथ, एंड देन इस तरह से थोड़ी वो प्रेजेंट करती है। और एक एज की का टाइम होता है ना हर सीए का, तो बिलो 45 विद इरेगुलर ब्लीडिंग, चलो 40 तक फिर भी, लेकिन 40 से नीचे तो डीएनसी करना तो बड़ा अजीब सी बात है, एक्सेप्ट के विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन। हम्म वैसे नहीं आपने जितना आप सारों ने ट्रेनिंग करके आए हो, तो क्या आई डोंट थिंक दैट यू आर डूइंग एनी diagnostic histopathology in of endometrial curating in any patient in 30s, except with the very few exceptions of course। तो ये इस तरह नहीं होता, ठीक है। अच्छा चलो इन्वेस्टिगेशन बताओ मिसबा, इसका डीडी साथ में रिजल्ट भी का बताऊं? बता दो। हैं? साथ में रिजल्ट्स भी नहीं, बताऊं? रिजल्ट मैं बताऊंगी आपको। Okay. बताओ। Her hemoglobin was 7.9 gram per. Oh, हम्म, sorry. Sorry. I won her blood group with RS प्लस vector 7, हाँ बी पॉजिटिव। and her complete blood count with the hemoglobin in gram per deciliter, total lymphocyte count and platelet. एच बी 7.9। Okay. Her RBS and anti-HCV and hepatitis B surface antigen, along with the urine detail report in which I need microscopy and biochemistry. And यूरिन microscopy I नॉर्मल है। need to. Okay. Then I need her हम्म ultrasound or red cell and ISIS. Sorry. Mm. हम्म, और एंड हर डॉक्टर, अगर प्रीवियस पेशेंट बता रही है कि पेप स्मेयर और एचवीएस नहीं हुआ हुआ, और हमने तो खैर पेप स्मेयर किया, तो फिर क्या आप मांगेंगे कि इफ उसकी रिपोर्ट? अवेलेबल, इफ अवेलेबल, जो कि ठीक है। आपने नहीं किया था, मैंने लिखा हुआ अपने इसमें, आपने पेप्समेर भी नहीं लिया था, एचवीएस भी नहीं लिया था। हाँ, मैंने अच्छा, भी नहीं लिया लेकिन कोई था। डिस्चार्ज आ भी नहीं रहा था उस वक्त, आपने जो बताया था। डिस्चार्ज आ नहीं रहा था उस वक्त, तो इसलिए एचवीएस लिया नहीं था, पेप स्मेयर का मटीरियल अवेलेबल है। दूसरा अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल पेल्विस हम्म हम्म, एंड एब्डोमेन भी मांगोगे? अच्छा, सॉरी अल्ट्रासाउंड पेल्विस ओनली, अल्ट्रासाउंड पेल्विस ओनली। ये ब्लेंडर्स हैं। अच्छा, हाँ, बस अगर हाँ। अल्ट्रासाउंड पेल्विस में क्या मांगोगे? In ultrasound pelvis, I need to know about the size of the uterus, endometrial thickness, endometrial myometrial junction with the myometrial texture, and any fluid in the bout of Douglas, and the pathology of the adenexa. नहीं, ये तो आप अब हर मरीज में मांगोगे ना, Hmm. हर गायनी के पेशेंट। आपने इस मरीज में क्या मांगना इसके अलावा? एक आपको मैस फील हुआ? Size of mass or चलो 5 सेंटीमीटर। अब any changes within the mass. मसलन क्या चेंजेस हो सकती हैं? नहीं यार। अच्छा, चलो देख लेते हैं। और क्या मांगोगे, भी बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस में। और कुछ लोग चैट में डीडी भी डिस्कस कर रहे हैं, एक दफा इन्वेस्टिगेशन हो जाए फिर हम डीडी भी डिस्कस कर लेते हैं इस पेशेंट में। जी बताओ, और कोई जल्दी से पूरी कर दे इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, अच्छा मैं बताती हूँ। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वाली साइड थोड़ी वीक है मैम आपकी, वो भी होने वाली। जी बताएं डॉक्टर, डॉक्टर आपदा बोल रही हैं।
मैम अगर इस पेशेंट में डिस्चार्ज की कंप्लेन थी तो फिर हम इसमें HVS भी मांग सकते हैं और ब्लीडिंग से रिलेटेड हम DNC की रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। ठीक है। और अल्ट्रासाउंड पे हम लोग यूट्राइन एनोमलीज को भी रूल आउट करेंगे और एंडोमेट्रियोसिस के लिए हम लोग मतलब अच्छा वही मैं बताती हूँ, अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग। वो तो मांगे अल्ट्रासाउंड। अच्छा देखो बिल्कुल ठीक है, पहले इन्वेस्टिगेशंस बता देती हूँ। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हमने कर लिया, हीमोग्लोबिन 7.9, जहाँ पे हीमोग्लोबिन कम बता दिया वहीं पे आरबीसी इंडिसेस, फेरिटिन स्मेयर मांग लो, सीरम फेरिटिन मांग लो, यूरिन का टेस्ट उन्होंने ठीक मांगा वो मैंने बता दिया। तो वायरल मार्कर्स कौन मांगेगा, कोविड की रिपोर्ट कौन मांगेगा। देन उसके बाद आपने अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड जैसे कि एक मिसबा ने बताया वो तो ठीक है, लेकिन नॉट रिलेटेड टू दिस पेशेंट। देयर इज अ मास, यू हैव टू नो, नीड टू नो अबाउट द साइट ऑफ द मास, इट्स ओरिजिन, ये कहाँ से आ रहा है, साइज ऑफ Okay. द मास, उसका कैप्सूल कैसा है, उसकी वेस्कुलरिटी कैसी है, और एनी अदर चेंजेस इन द मास, लाइक maybe अगर if it is coming from the uterus, any degenerative changes या anything like that, but इससे ज्यादा नहीं, लाइक स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द साइड, साइज एंड ओरिजिन, देन उसका कैप्सूल एंड ब्लड सप्लाई, इतना ही बोल दो तो ही बहुत है। बट आपने तो अपने पेशेंट से रिलेटेड अल्ट्रासाउंड मांगना है ना, आपने दुनिया के हर Right. गाने के मरीज का अल्ट्रासाउंड नहीं मांगना, ठीक Okay. है। हाँ, और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, आई डोंट नो व्हाई, Sorry. एब्डोमेन का स्कैन जो है नहीं ना, वो इट टेक्स वो सो मच वो टाइम। आप वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गायनी के वार्ड से किसी मरीज को लिख के भेज दो ना एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड, तो वो सर पीटते रह जाते हैं, क्योंकि यू नो दे नीड टू सी द किडनीज एंड दे नीड टू सी द स्प्लीन, दे नीड टू सी द लिवर, they need to see ureter, KUB, etc etc, and then they come to the uterus। और वो तो क्यों इतना उनका टाइम बेचारों का वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल, ठीक है, तो ये नहीं करना। अच्छा, अब किसी ने कहा बीच में कि एंडोमेट्रियोसिस के लिए, एंडोमेट्रियोसिस के लिए एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, बिल्कुल नहीं, वो तो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा, क्योंकि ओरिजिन ऑफ मैस से पता चल जाएगा ना, कोई एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट थोड़ी है। वो उस पर भी बात करते हैं। देन somebody said बस यही बात हुई है आई गेस, एक्स्ट्रा और तो नहीं। सो ये सारा, अच्छा जो डीडी है, हाँ यूट्राइन एनोमली, उस पर मैं अभी आपसे बात करती हूँ। द थिंग इज कि किसी ने अभी बड़ी अच्छी यहाँ पे डिस्कशन हो रही है चैट के अंदर अबाउट द डीडी, आई एम सरप्राइज्ड। फाइब्रॉइड तो चलो ठीक है, सबका नंबर 1 चॉइस इज फाइब्रॉइड, नंबर 2 पे ज्यादातर का है एंडोमेट्रियोसिस या यूट्राइन एनोमली। व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? एक पेशेंट जो 3 दफा कंसीव कर चुकी है, लास्ट उसकी कंसेप्शन 7 months बैक थी, शी इज नॉट हैविंग एनी डिस्मेनोरिया, डिस्पैरोनिया, any chronic pelvic pain, चलो पेन है somewhat related to maybe to the fibroid or something, वो भी कोई इतनी significant presenting complaint में नहीं था। तो इफ अगर तो हाउ एंडोमेट्रियोसिस किधर से आ गया इस पेशेंट में, किधर से? देन ऑन एग्जामिनेशन अगेन देयर वाज नो एडेनेक्सल मास, बड़ा क्लियरली फोरेंसिक क्लियर बोला, एंड कोई कोई ओवेरियन कुछ आया नहीं, तो आपका एंडोमेट्रियोसिस का आई डोंट नो क्यों डायग्नोसिस बना। देन somebody said please stereosalpingogram na karo, then somebody said that uterine anomalies, यूट्राइन एनोमलीज कैसे? ठीक है रिकरेंट अबॉर्शन है, बट अगेन यूट्राइन एनोमलीज अ रेयर थिंग टू हैपन, अदर देन रिकरेंट अबॉर्शन कोई और चीज इसकी तरफ जा नहीं रही है, और सारी फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है। यूट्राइन हॉर्न या यूट्राइन एनोमलीज के अंदर सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन होती हैं, और यूट्राइन एनोमली अगर उसको है, एंड इफ यू थिंक दैट देयर इज अ रुडिमेंट्री हॉर्न व्हिच हैज ग्रोन टू 14 वीक साइज, तो वो तो बना कुछ हेमेटोमेट्रा टाइप कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो वो जो पिछले 6 महीनों में या 2 महीनों में मैस बना है वो हॉर्न नहीं हो सकता। और अगर वह हेमेटोमेट्रा है तो फिर तो 35 ईयर्स की एज में जाके नहीं बन सकता, वो तो 15 16 17 साल की उम्र में जाके बन जाता, और फिर बहुत सीवियर पेन के साथ वो प्रेजेंट कर चुकी होती जिसमें हॉर्न रिसेक्शन होता, तो देयर इज नो पॉइंट एट ऑल ऑफ द यूट्राइन एनोमलीज और द एंडोमेट्रियोसिस। पीआईडी, पीआईडी क्या होता है? पीआईडी तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने वाली बात है इन एग्जाम। If the examiner is giving you TLC normal, and on examination if you think that your patient is not tender, then you cannot really talk about PID. PID is an inflammatory disease or infection which is in the upper genital tract, not in the lower genital tract. If a patient has come with the vaginal discharge, अगर तो vaginal discharge की हम एक अलग पूरी क्लास करेंगे,
If the patient is having vaginal discharge, then your patient is most likely having the lower genital tract infection, not the upper genital tract infection. PID एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके एग्जामिनेशन पे तो चलो और somehow in investigation, but not always it can be diagnosed. It's a very vague term. हाँ, अगर पेशेंट टेंडर मिलता है या TLC भी ज़्यादा आता है तो आप कोरिलेट कर सकते हो PID के साथ। ये बिल्कुल हवाई डीडी है। इस पेशेंट के अंदर बड़ा खूबसूरत सा मोबाइल मैस है विच इज सपोज टू बी कमिंग फ्रॉम द यूट्रस। नंबर 1 डीडी विल बी फाइब्रॉइड, और ये वो फाइब्रॉइड है विच इज इंडेंटिंग द एंडोमेट्रियल कैविटी जिसकी वजह से इसके रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं। एंड सेकेंडली, इफ यू कैन रियली थिंक दैट इट मे इट्स एज देयर इज अ पेल्विक मास, तो आप कह सकते हो इट मे बी ओवेरियन इन ओरिजिन और सम नॉन गायनेकोलॉजिकल मास। हाउएवर जो नंबर 1 आपका फाइब्रॉइड है वही आपका डीडी है। मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस वही है, प्रोविजनल डायग्नोसिस, लेकिन बिल्कुल इररेलेवेंट डायग्नोसिस के लिए आपने बात नहीं करनी। सेप्टेट यूट्रस आपका स्कैन पे पता चल जाता है, सेप्टेट यूट्रस आपका अल्ट्रासाउंड आपका एग्जामिनेशन पे नहीं पता चलता। सेप्टेट यूट्रस, यूट्राइन एनोमलीज, ये सारी चीज़ें सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस करती हैं। दीज आर नॉट रिलेटेड टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस और इनफर्टिलिटी, यूट्राइन एनोमलीज वगैरह। ठीक है, और क्या डीडी, यही सारे डीडी है। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू मेक अ डीडी, इस तरह नहीं करनी। ठीक है, आज के दिन हमने हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन पे बात करनी है। इस पेशेंट की मैनेजमेंट हम अगली क्लास में करेंगे। मिसबा, इसकी अच्छी सी समरी बनानी है आपने और फिर हम मैनेजमेंट तैयार करके आएंगे। अभी डॉक्टर इसका इसका अल्ट्रासाउंड बताऊं? एक्चुअल अल्ट्रासाउंड हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ना। अभी तक की जो ओके बातें हुई हैं उस पर आप हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन पे कोई बात है तो पूछें। डीडी पे कुछ पूछ लो, एनीथिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप जरूर पूछ सकते हो। इसके अंदर देन यू कैन आस्क दैट हर हीमोग्लोबिन इज 7.9। डॉक्टर इसको हम पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस बोल सकते हैं? नो, वो भी अपने आप को परेशान करने। इफ योर पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी कांटेक्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन द नियर ones, and if she is not at all having any previous tuberculosis history or any chronic cough, इस तरह की history, then there is no point। As the patient is giving, patient was giving a history of subfertility and vaginal discharge and lower abdominal mass. इस पेशेंट को तो सब फर्टिलिटी है नहीं, और जो टीबी वाला मैस है वो वाला तो मैस ही और वो होता है, एग्जामिनेशन में फाइंडिंग नहीं आई। वो नहीं आई। नहीं। और जो वेट लॉस की बात है वो ज्यादा आप थायराइड से रिलेट कर लो तो वो बेहतर है। इन्वेस्टिगेशन में फिर आप थायराइड फंक्शन टेस्ट, बिकॉज अगेन कॉमन थिंग्स हैव टू हैपन कॉमनली। ओके, ये एक सिंपल सा रूल है पूरी दुनिया में इम्तिहानात का, कि स्टार्ट ऑफ विद द सिंपलेस्ट थिंग, कॉमनेस्ट चीजों से स्टार्ट करो, और रेयर थिंग्स डू नॉट हैपन इन एग्जाम एट ऑल, स्पेशली एचसीपीएस वाइवा में रेयर थिंग्स डू नॉट हैपन। रेयर चीजें आप लोग रिटर्न और टॉक्स में गुजारा है तो सही। ठीक है, चलो गुड। और कोई क्वेश्चन? मैम अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आयशा बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर आयशा, क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। मैम एक क्वेश्चन है मेरा, मैं तो ऑप्स का क्वेश्चन पूछ लूँ मैम? पूछ लें। अच्छा मैम, अगर हमें अल्ट्रासाउंड स्कैन के ऊपर IUGR के अंदर हमें रिवर्स या एब्सेंट दे देते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर रिवर्स या एब्सेंट, उसमें मैडम हमने किस तरह अपनी किस तरह बतानी है? जो मैडम मैंने मैनेजमेंट सुनी और पढ़ी है वो यही है कि आपने डेली डक्टस डॉपलर करवाना है अगर पेशेंट 32 वीक से कम है, लेकिन कहते हैं कि जी पाकिस्तान में डक्टस फिनोसिस डॉपलर अवेलेबल नहीं है। डू व्हाट वी डू इन द वार्ड्स, ठीक है ना? हम कहाँ से डक्टस फिनोसिस कराएं? हमारे लिए तो मरीज अगर तो आ गया रिवर्स एंड डायस्टोलिक का, तो पेशेंट इज नॉट गोइंग टू गो बियॉन्ड 24 वीक्स, जो मर्जी जेस्टेशनल एज है। अगर तो वाइबिलिटी वाली है, आपकी नर्सरी के अंदर बेबी कैन सर्वाइव, तो फिर तो आप विद इन 24 आवर्स उसको डेक्सा दो, मैग्नीशियम दो और गो अहेड विद द सिजेरियन सेक्शन। इफ शी इज हैविंग रिवर्स एंड डायस्टोलिक, एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो, फिर आप उसको फिर भी कुछ प्रोलॉन्ग कर सकते हो with the Doppler, maybe even every day or alternate day या 3 days के बाद, and daily monitoring। लेकिन आप जो रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो है उसमें तो वी कैन नॉट, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द जेस्टेशनल एज। अगर तो वो 26 वीक्स पे
आ जाती है रिवर्स एंड डायस्टोलिक के साथ, तो यू जस्ट नीड टू हैव टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि प्रोग्नोसिस नहीं है आपके हमारे पास इसका कहीं भी नर्सरी में, तो शी कैन इवन गो फॉर टर्मिनेशन एट द वेरी राइट टाइम के आप उधर ही उसका इंडक्शन करो एंड एक्सपल्शन कर लो। बट इफ द पेशेंट इज एट 32 वीक्स देन एडमिट हर, उसको उसके सारी डेक्सा मैग्नीशियम वो करके एंड देन यू गो अहेड विद द सिजेरियन सेक्शन। वी डोंट हैव डक्टस वेनोसस या मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का तो फिर भी चलो कमेंट आ जाता है, लेकिन डक्टस वेनोसस का तो है नहीं। एंड अगेन डक्टस वेनोसस का हम कैसे करें जब हमारा मरीज अगर 25-26 वीक्स पे आ रहा है, तो फायदा क्या, उसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं हम विद रिवर्स फ्लो, ठीक है ना। थैंक यू मैम। मैम ये नहीं कि आप ये कह रही हैं कि अगर एज ऑफ वायबिलिटी से आगे है पेशेंट तो हम जो है वो 24 आवर्स के अंदर डिलीवर करेंगे अगर रिवर्स है, रिवर्स में और एब्सेंट के अंदर यू कैन प्रोलॉन्ग, एब्सेंट में हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अगर yes मैडम till it हमारे becomes reverse। अगर मैडम डेली डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं तो फिर हम सीटीजी के बेसिस पे उसको चला सकते हैं आगे। हाँ सीटीजी की बेसिस उसको एडमिट रखो, उसका उसका ट्वाइस अ डे सीटीजी करो, उसका बायोफिजिकल तो चलो एवरी 3 days ही करो, लेकिन इफ नॉट एवरी डे देन यू कैन गेट हर डॉपलर डन आफ्टर 1 week एट लीस्ट। यू हैव ठीक है। टू हाँ उसके ऊपर चेक तो रखना होगा ना, ताकि हम ग्रोथ प्रोलॉन्ग कर रहे हैं तो बहुत स्ट्रिक्टली उसके साथ अगेन टेलिंग हर द रिस्क्स ऑफ प्रोलॉन्गिंग द प्रेगनेंसी। ये सारी बातें वाइवे की अगर आप रिटर्न दे रहे हो या इवन इन टॉक्स, तो आपने अपने ये वाली बातें नहीं करनी, वो फिर आपने गाइडलाइन वाली बात ही करनी है जिस तरह से IUGR की गाइडलाइन के अंदर है। बट व्हेन यू आर अपीयरिंग इन द वाइवा देन यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट द पेशेंट हु इज सिटिंग ऑन द काउच जिसके बारे में आप बात दे रहे हो, जी मैम। ठीक है ना। डॉक्टर अरूबा, इस केस के लिए एक बात पूछनी थी कि जैसे पेशेंट को काउंसिल करके एडमिट किया गया था फॉर हिस्टेक्टमी, तो फिर इसको जैसे कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हिस्टेक्टमी क्यों कर रहे हैं, कि अगर आप ये समझ रही हैं कि इसको फाइब्रॉइड है। मेरी बात सुनो, पेशेंट ने मुझे खुद पेशेंट से को जो बोला था कि मर्जी मुझे कह के, हिस्टेक्टमी के लिए मुझे पेशेंट को तो बोलेंगे, पेशेंट जो मर्जी बोल रहा है, पेशेंट को बेशक वहाँ पे डिपार्टमेंट में जो मर्जी मैनेजमेंट चल रही है, आपकी अपनी सही मैनेजमेंट है, आपने बोलना है। कई दफ़ा एग्जामिनर्स ने पेशेंट्स को कहा होता है कि आपने ये बोलना है, कई दफ़ा सही एग्जामिनर्स ने पेशेंट्स को कहा होता है कि आपने बोलना है कि मेरे बच्चे की ग्रोथ कम बताई हुई है और इसलिए मैं एडमिट हुई थी, हालांकि वो मैक्रोसोमिक होता है या हालांकि वो किसी और चीज़ का पेशेंट होता है या ओलिगोहाइड्रेमियोस का पेशेंट होता है, IUGR का नहीं होता। तो ठीक। जो मर्जी, कई दफा पेशेंट आपके पास 9 हीमोग्लोबिन या 8 हीमोग्लोबिन का वहाँ बैठा होगा जिसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही होंगी, बट आपके ख्याल से उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होनी, तो यू हैव टू बी वेरी फर्म अबाउट योर डिसीजन, सही। ठीक है ना। यू ठीक। डोंट नीड टू जस्टिफाई समबडीज मैनेजमेंट। वहाँ सही। पे आप खुद कंसल्टिंग करने जा रहे हो, इट हैज टू बी योर मैनेजमेंट नॉट समबडीज, नॉट इवन एग्जामिनर्स मैनेजमेंट। आप एग्जामिनर की मैनेजमेंट को भी निगेट कर सकते हो if you सही। know exactly what you are talking about, सही। ठीक है। ठीक। ठीक है। मैडम आई हैव अ क्वेश्चन। जी डॉक्टर एक डॉक्टर पीआईडी के से सिनेरियो में आपसे बात करनी थी। फायजा एक मिनट प्लीज, आयशा कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगी। जी मैडम मेरा एग्ज़ाम जब लास्ट टाइम हुआ था तो उसमें सिनेरियो ये था कि पेशेंट वाज पैरा 5, शी वाज 40 इयर्स ओल्ड और फाइब्रॉइड का केस था, HMB की उसकी कंप्लेंट्स थी। फिर जब मैंने एग्जामिनेशन किया उसका तो 14 वीक साइज यूट्रस था, मोबाइल था यूट्रस, फर्म और इस तरह। और मैडम लेकिन जो उसकी सर्विक्स थी ना, इट वाज हाइपरट्रोफिड, अरिथमेटिस सी थी और इस तरह की थी, ठीक है। और जब उसकी जो कंसिस्टेंसी थी ना वो भी उस टाइम फर्म सी थी। मुझे एग्जामिनर ने उस टाइम कहा कि अच्छा आपने, अच्छा डीडी जब मैंने बनाया ना मैडम, तो मैंने HMB के बनाए, मैंने सर्विक्स को नहीं टच किया। मैडम ने मुझे कहा कि आपका सर्विस आपने सर्विक्स पे क्यों नहीं कमेंट किया, उसका क्यों डीडी नहीं बनाया, बिल्कुल सर्विस स्टेटस आपको मेंशन करना चाहिए था। और वैसे पेशेंट की ऐसे कोई वेजाइनल डिस्चार्ज की बहुत हिस्ट्री नहीं थी या कुछ इस तरह सिग्निफिकेंट हिस्ट्री नहीं दी थी उसने मुझे। लेकिन मैडम ने मुझे कहा कि आपको पूछना चाहिए था कि क्या इसकी रिलेशनशिप विद हस्बैंड और हस्बैंड की जो अभी इन्होंने वेजाइनल डिस्चार्ज की हिस्ट्री में सब बिल्कुल बातें आयशा, मेंशन करना की। चाहिए ना। देखो पेशेंट जी है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का, शी इज देयर विद अ ब्लीडिंग प्रॉब्लम, यू डोंट नो द रिपोर्ट ऑफ पैप स्मेयर येट, तो यस शी कैन हैव द इवन तो CIN मैडम हो सकता है इस उसको। क्वेश्चन मुझे पूछा कि आपने पर रेक्टल क्यों नहीं किया। मैडम इसका क्या आंसर देना चाहिए कि पर रेक्टल एग्जामिनेशन क्यों नहीं किया। इस पेशेंट के अंदर PR अब इसमें तो नहीं इतना इंडिकेटेड है, क्योंकि अगर आपको कोई लेजन सर्विक्स पे नहीं मिला या कुछ भी, तो यू डोंट नीड टू गो विद द PR अगर आपने PV कर लिया हुआ है। बट यस इसका जो सर्वाइकल है
उसमें if you don't have the pap smear report, yes, then she can have any benign or malignant cervical lesion as well. Most probably benign more, क्योंकि आपको कोई ऐसा लेजन या अल्सर नहीं मिला सर्विक्स पे. मैडम उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ पैप स्मेयर, तो मैडम उसमें मैंने उन्हें कहा कि लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी और ये वाले, मैडम वो यही पूछना चाह रही थी कि या वो ये पूछना चाह रही थी, मैंने उनको रिजल्ट्स बता दी कि फर्स्ट कैटेगरी वो होती है जिसमें सर्विक्स होती है नॉर्मल होती है, सेकंड में इन्फ्लेमेटरी होती है. वो ये नहीं सुनना चाह रहे थे. अच्छा, पैप स्मीयर तो टेस्ट का नाम है ना, आप तो रिजल्ट्स की बातें कर रहे हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी क्लियरली. दो चीजें एग्जामिनर को बिल्कुल नहीं पसंद आती. एक ही कि उनका कहा हुआ सवाल रिपीट किया जाए. आप लोग कहते हैं कि व्हाट डू यू थिंक वाज देयर ऑन द सर्विक्स, एंड द कैंडिडेट सेज व्हाट डू यू थिंक, अपने मुंह से आप बोल रहे हो व्हाट डू यू थिंक वाज देयर ऑन द सर्विक्स, हालांकि आप सोच रहे होते हो बट यू आर रिपीटिंग द सेम वर्ड्स. ये बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है. इन अ वे कि ऐसा लगता है कोई बच्चा बैठ के बार बार दे रहा है. डोंट नीड टू रिपीट द सेम वर्ड्स. यानी वो सवाल ठीक है जहन में सोच लो या 2 मिनट ले लो जवाब देने में, बट डोंट रिपीट द क्वेश्चन. और जित व्हाट इज योर नेम और आप सोच रहे हो व्हाट इज योर नेम, अच्छा फिर बोल रहे हो. तो व्हाट्स द पॉइंट. दूसरी चीज ये कि सवाल कोई जवाब कोई, तो ये तो बिल्कुल. If they are talking about a diagnostic test, then you need to talk about the investigation. You cannot talk about a DD, or you cannot talk about the management or the reports of the test. तो उन्होंने पैप स्मेयर की बात की है तो जितना पता है बोल दो. लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी होती है, को टेस्टिंग होती है, दैट्स इट. उससे आगे बात कर लो उनसे. यू डोंट नीड टू टॉक. मैंने यही पहले बोला था लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी और ये वो, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, फिर वो ये डिस्कशन स्टार्ट होगी कि उसमें इन्फ्लेमेटरी आएगा तो क्या करोगे, मैंने कहा एंटीबायोटिक्स देंगे ये वो करके. ठीक है ठीक है. यही पूछना चाह रही थी, उस पर और कुछ पूछना चाह रही थी वो. नहीं ये लिक्विड बेस ये पैप स्मेयर के तो यही होता है. फाइजा ने क्या पूछना था? ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच. पीआईडी के अस्सलाम वालेकुम. पीआईडी के रेफरेंस से पूछना था कि पीआईडी बहुत मुश्किल लगता है हम लोगों को, और जैसे सब यही कहते हैं कि पीआईडी पे आपको जाना भी नहीं चाहिए. और हमारी जो क्लिनिकल सिनेरियोज हैं, we'll have a separate class on PID and tuberculosis, don't worry. ठीक है. ये पूरा नेट वगैरह तो हमारे यहाँ तो नहीं होता, तो हमें उस तरफ तो नहीं जाना चाहिए. क्या चीज? जो नेट होता है टेस्ट, नहीं वो नहीं होंगे हमारे मरीजों को, बट देन अगेन हमारे यहाँ होती नहीं है चीजें. हाँ, we'll talk about all this. डॉक्टर एक और चीज आपसे पूछनी थी कि आप जो बताती हैं यूवी प्रोलैप्स में कि इफ प्रोलैप्स इज नॉट आउट और आप सिम्स करा के जो है उसको टेनाकुलम से यू कैन पिक इट अप, तो वो हम डोर्सल पोजीशन भी नहीं कर सकते ये स्टेप? नहीं, सिम्स कहाँ डालोगे डोर्सल में? नीचे मेज है. सिम्स स्पेकुलम के लिए तो आपको स्पेस चाहिए. जैसे हम एज ऑफ द टेबल पे लेके आते हैं और imagine a patient, just imagine a patient, okay, just imagine करो एक काउच को, imagine करो पेशेंट के एक्सपोजर को, imagine करो वो एक जागती हुई मरीज है, वो अंडर एनेस्थीसिया मरीज नहीं है. You are asking her to come to the edge of the couch. Where is she going to put her legs? इतना awkward उसके लिए. Imagine yourself in the place of the patient and then ask her to do this. Like इस पे भी अपने आप को इमेजिन करो. इस पे भी नॉट ये इस पे भी होता है कि बाद एग्जामिनर डालोगे. नो, क्योंकि बाद एग्जामिनर इस पे भी ऑफेंड होते हैं कि लाइक मैंने एक जगह जो है वो एग्जाम दिया था, तो जब एज ऑफ टेबल पे मैं पेशेंट को लेके आई तो उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों किया है. ठीक है, और समटाइम जो है बाद एग्जामिनर कहते हैं कि आप एज ऑफ टेबल पे आप क्यों नहीं लाए. डार्लिंग मेरी बात सुनो. इमेजिन अ पेशेंट with exposure जो हमने किया for our examination, and we are asking her to come to the edge of the couch. She is trying to come to the edge of the couch with the dorsal position. Now she doesn't know where to put her legs and where to put her buttocks. और अब आप इमेजिन करो कि अब आप उसको वहां पे सिम्स डाल रहे हो, एक टांग उसकी नीचे गिर रही है, दूसरी टांग उसकी किधर गिर रही है. इट्स ridiculous. Imagine हर दफा मरीज के साथ कुछ करने से पहले इमेजिन करो अपने आप को उसकी जगह पे. We have to respect the patients. We have उनको हमने उनके साथ एम्पैथी, उनके साथ हर उस तरह की चीज बहुत जरूरी. और सिम स्पेकुलम का इसका मतलब है हैंडलिंग ही नहीं पता. अगर आप डोर्सल में डाल रहे हो, या तो पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया, या तो वो डोर्सल लिथोटमी में, दैट्स अनदर थिंग. जीती जागता मरीज विदाउट डोर्सल लिथोटमी डोर्सल पोजीशन में एज ऑफ पेशेंट पे लाके डालना सिम्स इज नॉट रियली राइट. इंस्टेड इफ वी हैव अ बेटर ऑप्शन व्हिच इज द सिम्स पोजीशन, तो वो बेटर. ठीक है ना?
थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू वेलकम। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चंस लिखते रहना, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। और मिसबा एक अच्छा सा अपना ना समरी इसकी बनाकर लाना, ताकि हम ओके डॉक्टर। फिर इसकी वो डिस्कस कर लें। डॉक्टर नेक्स्ट वीक तो ईद होगी। हाँ ईद आएगी तो ईद के बाद कर लेंगे। मैम अच्छी सी मैनेजमेंट होनी चाहिए ताकि 15-20 मिनट में खत्म हो जाए और हम एक और भी और बाकी क्वेरीज कर लेंगे। ठीक है, इतना ओके ओके। बल्कि दीदी पे क्लास कर लेंगे साथ में। जी जी डॉक्टर, केस प्रेजेंट करना हो तो क्या तरीका होता है? आपको पहले मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दिया करो अपने नाम और हॉस्पिटल के नाम के साथ। अच्छा चलिए ठीक है मैडम, मैं भी करना चाह रही हूँ केस। बस ठीक है, मुझे कर देना। ठीक है, चलो और किसी के क्वेश्चन हो? आई होप आयशा जफर के भी क्वेश्चंस का हो गया सेटिस्फैक्टरी जवाब। यस मैडम, थैंक यू सो मच। चलो दैट्स ग्रेट। ओके जी, थैंक यू डॉक्टर, अल्लाह हाफिज। गुड नाइट। हाँ जी मैडम, हेलो, बड़े मैसेज करती हैं आप। हेलो